नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात हो चुकेगी। गणित के फॉर्मूले और कहावतों के गणित में बड़ा अंतर होता है। कहने को तो 1 और 1 11 भी होता है, लेकिन यह मामला सामान्य गणित का नहीं, मुहावरे का है। वहीं सियासत का हिसाब किताब इन सबसे बिल्कुल अलहदा है। कभी तो कई दल साथ होते हुए भी साथ नहीं दिखते, तो दूर दूर खड़े दल भी एकजुट नजर आते हैं। आज ऐसी ही तस्वीर लखनऊ से सामने आई, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव से मिले। सपा अध्यक्ष के साथ अरविंद केजरीवाल की मुलाकात बंद कमरे में हुई। इसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान और सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव के साथ दोनों दलों के चुनिंदा दिग्गज मौजूद थे। चर्चा का मुद्दा था केंद्र सरकार का वो अध्यादेश जिसे केजरीवाल दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार को छीनने की साजिश बता रहे हैं। बात भले ही अध्यादेश पर हुई हो, लेकिन नजरें जनादेश की सियासत पर टिकी थी। इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि अगर ये अध्यादेश गिर गया तो ये मानकर चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। केजरीवाल की ये बातें सीधी हैं, सपाट हैं, समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि अध्यादेश के विरोध में समर्थन मांगने के पीछे की मुहिम की राजनीतिक मंजिल क्या है। आज मैं इस भाजपा की तरफ से हुआ इस पर चुभने वाला पलटवार भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही करूंगा अखिलेश यादव के ओबीसी वाले किले में भाजपा की नई सेंधमारी की खबर का पूरा विश्लेषण। आज मैं आपको भाजपा के टिफिन वाली चर्चा की इनसाइड स्टोरी भी दिखाऊंगा। बसपा के मिशन 1 करोड़ के बारे में भी बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। बात दिल्ली सरकार के अधिकार की थी, मामला अध्यादेश का था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव के साथ बैठकर 2024 से पहले भाजपा को झटका देने का पूरा संसदीय प्लान समझा दिया। इसके लिए उन्होंने बाकायदा राज्यसभा का गणित बताया। केजरीवाल ने कहा कि राज्यसभा में भाजपा का बहुमत नहीं, 238 सदस्यों में से भाजपा के समर्थन में 93 सदस्य हैं। ऐसे में अगर सारी गैर भाजपा पार्टी मिल जाएगी तो इस अध्यादेश को गिराया जा सकता है। इसे झाड़ू की साइकिल वाली सवारी का नया दांव माना जा रहा है। भाजपा के खिलाफ केजरीवाल की अखिलेश चाल। दिल्ली के विवाद पर लखनऊ में पंचायत। झाड़ू ने मांगा साइकिल का साथ। अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। दिल्ली का अध्यादेश जो आया है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा साथ आपके साथ। अधिकार की लड़ाई आर पार पर आई। हमें अपना अधिकार, दिल्ली के लोगों को अपना अधिकार पाने में 8 साल लग गए, लेकिन मोदी जी को 8 दिन लगे। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, पलट दिया। कि अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं साथ बढ़ते सन्नाटा न कर दे बीजेपी को, इसलिए आपके खिलाफ ये ऑर्डिनेंस है। भाजपा का अखिलेश केजरीवाल पर डबल अटैक। प्रधानमंत्री का सपना तो मुंगेरी लाल भी देख सकते हैं। तो चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, दोनों की राशि है। अध्यादेश के विरोध की जनादेश योजना। देश की जनता उस तिथि की प्रतीक्षा कर रही है जब उसके मतदान केंद्र पर मतदान का दिन आएगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेने के लिए वो कमल के बटन की दबाने की तैयारी। लेकिन जब आगे चुनाव दिल्ली का आएगा तो शायद वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। साइकिल पर सवार केजरीवाल। भाजपा के खिलाफ अखिलेश की ढाल।
विपक्षी एकता का दिल्ली फॉर्मूला। बात तो चुभेगी। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को इस तरह एक साथ बैठकर भाजपा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कम ही आपने देखा होगा, लेकिन आज का दिन खास था। लखनऊ में सपा के दफ्तर में केजरीवाल ने मीडिया के बीच जो कहा, उसके हर शब्द के खास मायने निकलते हैं। जिस तरह अखिलेश यादव ने केजरीवाल को अध्यादेश के विरोध में पूरा समर्थन देने का ऐलान किया, उसकी भी अपनी अहमियत है। दरअसल 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें अखिलेश यादव से लेकर केजरीवाल तक के पहुंचने की चर्चा है। आज ये बात भी सामने आई है कि राहुल गांधी भी इस मीटिंग में पहुंच सकते हैं। इससे ठीक पहले भाजपा के खिलाफ केजरीवाल और अखिलेश की ये जुगलबंदी सियासत में नए संकेत देने वाली है। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। साथ ही साथ जो आप अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आता। दिल्ली की लड़ाई का ये लखनऊ चैप्टर है। 24 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले का यहाँ जारी हुआ है वो ट्रेलर, जिसके बाद साफ हो गया है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की लखनऊ वाली दौड़ यूं ही नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल साफ कह रहे हैं कि अगर सरकार अध्यादेश को कानून में बदलने वाला बिल संसद में पास नहीं करवा पाई तो 24 के नतीजे का संकेत साफ हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। केजरीवाल ने पहले अखिलेश के साथ बैठकर मोदी सरकार पर गिन गिन कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए चालाकी से वक्त चुना। ये उसकी बुरी नीयत के बारे में बताने को काफी है। 19 मई को क्यों किया? 19 मई की शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, वेकेशन हो गई सुप्रीम कोर्ट की। 5 बजे वेकेशन हुई, रात को 10 बजे रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। यही दिखाता है कि उनके दिल में काला था। अगर वो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का वो अध्यादेश जारी करते, हम सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे ले आते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बंद है। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई में अखिलेश का खुलकर साथ मांगा तो सपा के अध्यक्ष ने साथ देने का पूरा भरोसा दिया। अखिलेश के साथ केजरीवाल की इस मीटिंग में शिवपाल सिंह यादव और नरेश उत्तम पटेल भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद जोश से भरे केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के खिलाफ 2024 के सेमीफाइनल की बिसात बिछ चुकी है। ये अध्यादेश जब संसद के अंदर आएगा तो संसद में, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा के अंदर बीजेपी के मेजॉरिटी नहीं है। 238 में से 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। केजरीवाल ने जो कुछ कहा उसे अखिलेश यादव ने पूरे गौर से सुना। जब उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने दिल्ली के सीएम और साथ बैठे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बातों का पूरा समर्थन किया। अखिलेश ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को अलोकतांत्रिक बताया। मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद और आभार भी प्रकट करता हूं। मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि दिल्ली का अध्यादेश जो आया है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर अच्छे काम को बिगाड़ने वाली पार्टी करार दिया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा डर रही है कि कहीं 2024 में दिल्ली की जनता भाजपा से सभी 7 लोकसभा सीटें छीन न ले, इसलिए भाजपा सरकार केजरीवाल सरकार को परेशान कर रही है। उधर भाजपा भी पलटवार से नहीं चूक रही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केजरीवाल की तुलना गिरगिट से कर दी तो अखिलेश यादव की सियासी सोच को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। साफ है कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष के नए मोर्चे में अखिलेश खुलकर केजरीवाल के साथ खड़े हैं और ये सियासी रिश्ता चुनावी मौसम में किस तरह रंग लाएगा उस पर सबकी नजर रहेगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम मई में ही शुरू कर दी। वो दक्षिण से लेकर पूर्वी भारत के चक्कर लगा चुके हैं। महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक की दूरी नाप चुके हैं। अब लखनऊ से जो सुर सामने आया है उससे साफ है कि आम आदमी पार्टी की नजर 2024 की उस सियासत पर है जिसकी आखिरी मंजिल भाजपा के खिलाफ महागठबंधन को बताया जा रहा है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से अखिलेश जी का और उनकी समाजवादी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि राज्यसभा के अंदर जब आएगा तो पूरे समर्थन करेंगे दिल्ली वालों का और इसका विरोध करेंगे। केजरीवाल ने अखिलेश को समर्थन के लिए बार बार शुक्रिया कहा तो आपके नेता और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने विपक्षी दलों को आगाह किया कि आने वाले दिनों में दिल्ली जैसा आदेश किसी भी गैर भाजपा शासित राज्य में आ सकता है। ये राज्य भवन जो है ये बीजेपी के हेडक्वार्टर बन चुके और जो राज्यपाल हैं नॉन बीजेपी स्टेट्स के वो स्टार कैंपेनर बन गए हैं बीजेपी के। तो ऐसा पहले अखिलेश जी उनकी सरकारें भी झेल चुकी हैं। किसी भी प्रदेश के लिए अध्यादेश आ सकता है कि जी बस आप खत्म हम शुरू। दरअसल अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक जिस तरह देश भर में दौरे कर तमाम विपक्षी दलों के दिग्गज और उनकी अगुवाई वाली सरकारों के मुखिया से मुलाकात कर रहे हैं वो सिर्फ एक अध्यादेश के विरोध तक का मामला नहीं लगता। केजरीवाल हर जगह पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं वहां अपनी पार्टी के दूसरे सीएम भगवंत मान को ले जाना नहीं भूलते ताकि विरोधी दलों के साथियों को समझा सकें कि दिल्ली से जुड़ा ये मुद्दा सबसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों में से एक है। केजरीवाल इससे पहले तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर उनसे खुलकर समर्थन मांग चुके हैं, लेकिन अब तक केजरीवाल को कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर मजबूत समर्थन नहीं मिला है। इसलिए इस अभियान के पीछे दूर की राजनीतिक रणनीति के तार को भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि भाजपा केजरीवाल की मुहिम और इसे मिले अखिलेश के समर्थन पर चुटकी लेने से नहीं चूक रहे। ये सब लोग जब बाढ़ आ जाती है नदी में ना तो जो आदमी डूबने लगते हैं तो तैरने का प्रयास करते हैं। तो इस समय देश में मोदी जी की बाढ़ आई हुई है। जनता ने मोदी जी के 9 साल के सुशासन को देखा है और इनके सुशासन को पहले ही देख चुकी है कि इन्होंने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद के अलावा कुछ नहीं किया। अब विपक्ष सपना भूल जाए सत्ता में आने का। अब वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने बंद करे। अब ये सपना देखना बंद करे कि वो कभी अब उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौट भी पाएंगे, क्योंकि इस लूट के तंत्र को अगर प्रदेश ने देखा है समाजवादी पार्टी की सरकार में तो अभी जनता भूली नहीं है। साफ है कि साइकिल पर झाड़ू की सवारी का ये नया दौर चुनावी राजनीति के रेस का रोमांच बढ़ाने वाला है और इससे चुभने वाले हमलों के नए दौर की शुरुआत भी हो चुकी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात समाजवादी पार्टी में भाजपा की सेंधमारी की नई तैयारी की। सपा को जल्द बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान सपा छोड़ सकते हैं। दारा सिंह चौहान पर भाजपा की नजरें टिकी हुई हैं। दारा सिंह चौहान भाजपा को छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। अब उनकी घर वापसी की चर्चा जोरों पर है। पूर्वांचल में पिछड़े वोटरों के बीच दारा सिंह चौहान की मजबूत पैठ है और भाजपा के लिए इसी वजह से फायदेमंद साबित हो सकता है। जब अखिलेश यादव हर दिन पिछड़ा कार्ड खेल रहे हैं, हर दिन जातीय जनगणना की मांग दोहरा रहे हैं, ओबीसी वोटरों को गोल बंद करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, ठीक उसी वक्त भाजपा की कोशिश सपा के दिग्गज ओबीसी नेताओं को अपने पाले में करने की है। इनमें इस वक्त दारा सिंह चौहान का नाम सबसे ऊपर है। सूत्रों की माने तो दारा सिंह चौहान की भाजपा के आला नेताओं से मुलाकात हो चुकी है। दारा सिंह चौहान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लगातार संपर्क में हैं। दूसरी पार्टी के मजबूत पिछड़े नेताओं को पार्टी में लाने की जिम्मेदारी भाजपा आला कमान ने केशव प्रसाद मौर्य को सौंप रखी है। दारा सिंह चौहान सपा विधायक हैं। मऊ की चर्चित घोसी सीट से 2022 में दारा सिंह चौहान ने सपा के साइकिल पर सवार होकर चुनावी रेस जीती थी, लेकिन अब सूत्रों की माने तो भाजपा में वापसी के लिए वो अपनी राह साफ कर चुके हैं।
दारा सिंह चौहान ओबीसी में आने वाली नोनिया चौहान जाति से आते हैं। पूर्वांचल के मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर समेत आसपास के तमाम जिलों में नोनिया चौहान जाति के वोटर हजारों की तादाद में हैं। यही वजह है कि दारा सिंह चौहान पर भाजपा ने नजरें गड़ा रखी हैं। हालांकि सपा अभी इस पर सीधे सीधे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हम समाजवादी लोग चाहते हैं और ज्यादातर लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। कम से कम हमें और आपको पता हो कि हमारी आबादी कितनी है। हमारी आपकी आबादी नहीं पता होगी तो हम कैसे सबका साथ सबका विकास करेंगे। 2017 में दारा सिंह चौहान ने बसपा छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। इसके बाद 2017 में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, पर 5 साल बाद 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा छोड़ दी। तब दारा सिंह चौहान ने पार्टी पर पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाया था, लेकिन सूत्रों की माने तो अब एक बार फिर वो भाजपा में वापसी की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। दारा सिंह चौहान राष्ट्रीय राजनीति के भी चर्चित चेहरों में रहे हैं। ऐसे में चर्चा है कि भाजपा उन्हें घोसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़वा सकती है। दारा सिंह चौहान बसपा में रहते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य रह चुके हैं। 2009 में वो बसपा की टिकट पर घोसी से सांसद चुने गए। बसपा ने दारा सिंह चौहान को लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया था। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, दारा सिंह चौहान की सियासत का सेंटर मऊ रहा है। आखिर पूर्वांचल में उनका सियासी कद किस वोट बैंक की वजह से बड़ा है और किस तरह दारा सिंह चौहान राष्ट्रीय राजनीति में चर्चित नाम बने, अब इसकी हर एक खास बात आपको बता देता हूं। दारा सिंह चौहान का सियासी कद, इसको समझिए। पूर्वांचल में नोनिया चौहान समाज के बड़े नेताओं में से एक है। नोनिया समाज के पूरे यूपी में 1.26% वोटर हैं। पूर्वांचल के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में असरदार है नोनिया वोटर। गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, बलिया में बड़ी तादाद में ये वोटर हैं। पूर्वांचल की आधा दर्जन लोकसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं। नोनिया वोटरों की 15 विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत पकड़ है। दारा सिंह चौहान कॉलेज जीवन में कांशीराम की मुहिम से जुड़े, बसपा की सियासी विचारधारा से प्रभावित हुए। दिग्गज ओबीसी नेता फागू चौहान राजनीति में लेकर आए। 1996 और 2000 में बसपा ने राज्यसभा भेजा। 2004 में सपा में शामिल हुए। घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन हारे। दोबारा बसपा में शामिल हुए। 2009 में घोसी से बसपा के सांसद बने। 2014 लोकसभा चुनाव में घोसी सीट पर भाजपा से हारे। 2017 में भाजपा में शामिल हुए। योगी सरकार में मंत्री भी बने। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जनवरी 2022 में भाजपा छोड़ी, सपा में शामिल हुए। 2022 विधानसभा चुनाव में मऊ की घोसी सीट से विधायक बने दारा सिंह चौहान। ये दारा सिंह चौहान का सियासी कद है। यही वजह है कि बीजेपी दारा सिंह चौहान को वापस लाना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चाय पर चर्चा करके खूब सुर्खियां बटोरी थी, तो अब पार्टी ने टिफिन पर चर्चा का नया दौर शुरू किया है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के नोएडा में थे। उन्होंने पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ताओं के साथ बूथ मैनेजमेंट पर बात की। आम वोटरों का भरोसा जीतने का उन्हें मंत्र दिया। जेपी नड्डा ने खुद अपना टिफिन पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ शेयर किया। इस अभियान का मकसद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच सामूहिक भावना को बढ़ाना है। यही मुहिम धीरे धीरे पार्टी वोटरों के घर तक ले जाएगी। ये 24 की तैयारी का टिफिन वाला संवाद है। ये तीसरी बार दिल्ली को जीतने के लिए चुनौती से निपटने वाला मार्ग है। ये भाजपा का वो महाअभियान है जिसे सफल बनाने के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जुटे हुए हैं। टिफिन वाली बैठक का ये अध्याय नोएडा का है, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद शामिल हुए। सेक्टर 51 के प्राइवेट स्कूल में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन हुआ। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल का बखान हुआ और उसे जमीन पर उतारने का संदेश दिया गया। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और समय समय पर बैठकें होती रहती हैं। इन बैठकों को हमने टिफिन बैठक में परिवर्तित किया है, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, सामूहिकता में चर्चा करते हैं। जो कार्यकर्ता लगे हैं उनको किस तरीके से वो जनता के बीच में ले जा रहे हैं,
इसका भी हम समीक्षा भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं। टिफिन वाले कार्यक्रम में भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद थे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव पर चर्चा चली और 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा दोहराया गया। हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का। हम लोग संकल्पित हैं कि हम ये लोकसभा चुनाव से पहला बड़ा हमारा जनसंपर्क का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पूरा संकल्प को पूरा करेंगे। जो 100% लोकसभा की 80 लोकसभा सीटें जीतने का भारतीय जनता पार्टी का योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जीतने का संकल्प है, उसे पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच ये पहली बार था जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूती का पैगाम दिया, नए कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ने का टास्क दिया। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सके, इसके लिए गुरु मंत्र। इस तरीके से यहाँ पे जो तमाम सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं वो लगातार यहाँ पे भोज वगैरह कर रहे हैं और लगातार यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे हैं और सब लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत से ही ये परंपरा रही है कि लोग सहभोज करते रहे, लेकिन इस बार अगर बात करें तो एक विशेष कार्यक्रम के तहत यहाँ पे सहभोज का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संदेश ये दिया है कि आप जो है महीने में एक बार जो भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनसे मिलें, उनके साथ चाय पे बात करें, उनके साथ टिफिन पे बात करें और सभी को साथ लेके चलें। संदेश लेके जा रहे हैं कि 9 साल में जो हमने काम किया वो अच्छा किया, उससे और साल लेके 2024 में आने वाले चुनाव को घर घर जा करके भाइयों को मिले और उनको समझावे। एक वक्त था जब भाजपा चाय पर चर्चा के जरिए चुनाव की रणनीति बनाती थी, लेकिन अब वक्त बदला है और चाय की जगह टिफिन नजर आने लगे हैं। जेपी नड्डा ने इस बैठक के जरिए पूरे पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश की है। दावा है कि पश्चिमी यूपी में विरोधियों को एक भी सीट जीतने नहीं दी जाएगी। कि ये टिफिन बैठक हमारे लिए ऐतिहासिक है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हमारे लिए बहुत सुखद है। सभी कार्यकर्ताओं के बीच में आकर उन्होंने सहभोज किया, सब कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। ये बहुत सुखद अनुभव है हम सब कार्यकर्ताओं के लिए। 80 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए हम सब लोग। यह संकल्प हम लोगों के मन में जो है, तो उसे कैसे हम लोगों को अचीव करना है, पार्टी किस दिशा में चलेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलेगा तो कार्यकर्ताओं के लिए भी सहूलियत होती है, उनको भी मोटिवेशन मिलता है। पश्चिमी यूपी में भाजपा का जोर इस वजह से ज्यादा है क्योंकि बाकी क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ की राजनीतिक स्थिति बदली हुई है। एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल का सपा के साथ गठबंधन है तो दूसरी तरफ किसान संगठनों का हल्ला बोल। और अगर ये फैक्टर लोकसभा चुनाव में असर डाल गया तो भाजपा की मुश्किल और बढ़ सकती है। हालांकि कोई भी मुश्किल बड़ी बने उससे पहले ही उससे निपटने की पुख्ता तैयारी की जा रही है। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से अविनाश तिवारी। यूपी में भाजपा के प्रभारी को बदलने की चर्चा बीते कई महीनों से चल रही है। बीते दिनों भाजपा में संगठन के स्तर पर कई बड़े बदलाव हुए, लेकिन यूपी प्रभारी को लेकर कोई बात नहीं हुई। हालांकि अब एक बार फिर यूपी प्रभारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह की जगह किसी दूसरे नेता की तैनाती होने वाली है। लोकसभा की प्रचंड लड़ाई के लिए बिसात बिछने लगी है। किस सीट पर किस तरह विरोधी को मात देनी है, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है और तैयार हो रहा है सबसे बड़े सियासी सूबे को फतेह करने का चक्रव्यूह। खबर है कि भाजपा कई राज्यों में प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाली है। इस खबर को लेकर यूपी में तापमान इस वजह से चढ़ा है क्योंकि बदलाव वाली संभावित सूची में उत्तर प्रदेश का भी जिक्र है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा यूपी का प्रभारी बदल सकती है। अभी यूपी में राधा मोहन सिंह भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं। जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद नवंबर 2020 में राधा मोहन सिंह यूपी के प्रभारी बने थे। इससे पहले राधा मोहन सिंह 2010 से 2012 के बीच यूपी के सह प्रभारी थे। अब उनकी जगह कुछ दूसरे नामों पर मंथन चल रहा है। भाजपा के लिए 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है और अगर भाजपा को सबसे ज्यादा कहीं से उम्मीद है तो वो उत्तर प्रदेश ही है। यूपी का प्रभारी कौन बनेगा ये तो तय नहीं, लेकिन कुछ नाम हैं जो चर्चा में हैं। इनमें सबसे ज्यादा धर्मेंद्र प्रधान, CR पाटिल और भूपेंद्र यादव के नाम की चर्चा है।
धर्मेंद्र प्रधान को 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी का प्रभारी बनाया गया था, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने संगठन के कामों को बेहतर करते हुए ठीक प्रदर्शन किया था। भूपेंद्र यादव पहले भी भाजपा के कई कार्यक्रमों के प्रभारी रह चुके हैं। भूपेंद्र यादव को संगठन में बड़ा अनुभव है और केंद्रीय नेतृत्व से अच्छी खासी नजदीकी भी है। अगर बात CR पाटिल की करें तो गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने भाजपा को बड़ी जीत दिलाई। CR पाटिल के बूथ मैनेजमेंट की तारीफ PM मोदी ने कार्यकारिणी की बैठक में भी की थी। यानी भाजपा किसी भी नाम पर मुहर लगा सकती है और लोकसभा चुनाव के लिए कोई भी रणनीति अपना सकती है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव कोई भी हो, भाजपा का फॉर्मूला जीत का होता है और इस जीत के लिए भाजपा नई रणनीति पर काम कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा इस बार अपने कई मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। इसके अलावा कई ऐसे नेताओं को भी लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी है जो या तो किसी सीट से विधायक हैं या फिर दूसरे दल से भाजपा में आए हैं। इसके पीछे भाजपा का वो इंटरनल सर्वे है जिसने कई सीटों पर पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी। दो 2024 के लिए भाजपा का जोर अगर किसी राज्य पर सबसे ज्यादा है तो वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी यूपी की 80 सीटें दिल्ली के भविष्य का फैसला करेंगी। इन 80 सीटों को फतेह करने के लिए भाजपा ने नए प्लान पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले ही एक सर्वे करवाया है। ये इंटरनेट सर्वे सांसदों के कामकाज की रिपोर्ट पर आधारित है। इस सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद एक नई जानकारी भी सामने आई है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा 18 से 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल सकती है। ये ऐसे सांसद हैं जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं पाई गई है। जिन सांसदों की उम्र 75 साल से ज्यादा हो चुकी है उन्हें भी बदला जा सकता है। कई ऐसे सांसद हैं, कुछ लोगों की उम्र 75 पार हो गई है, कुछ लोगों को परफॉर्मेंस के आधार पर इस बार बीजेपी बदल सकती है। यानी पार्टी ने अपना जो इंटरनल सर्वे कराया है उसकी रिपोर्ट के आधार पर तैयारी फिर है कि जो विधायक हैं उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाए, सरकार में जो मंत्री हैं उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाए। और इसके लिए बीजेपी ने अपने सांसदों का भी उनका क्या फीडबैक है, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता क्या है, इसको लेकर भी सर्वे कराया है। चर्चा तो इस बात की भी है कि भाजपा इस बार यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं जब मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाए। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी यूपी के 5 मंत्रियों को उम्मीदवार बनाया गया था, जिनमें से 4 ने जीत हासिल की थी। अब किस सांसद का टिकट कटने वाला है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसका इशारा कई जगहों से आ रहा है। भाजपा का एकमात्र लक्ष्य यही रहता है कि किसी भी चुनाव को किसी तरह जीता जाए। इस बार चर्चा ये भी है कि कई विधायक फिर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। 2014 में भाजपा ने 10 विधायकों को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था। 2019 में भी भाजपा ने 8 विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़वाया था। बड़ी बात यह है कि भाजपा का ये दांव बहुत हद तक सफल भी रहा है। यानी जो फॉर्मूला भाजपा पहले अपनाती आई है वो इस बार भी अपना सकती है। ये खबर सामने आते ही पार्टी के कई सांसदों की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां के सांसद का टिकट कटने की चर्चा अभी से शुरू हो गई है। चर्चा है कि कानपुर से सतीश महाना या दिनेश शर्मा को चुनाव लड़वाया जा सकता है। बरेली सीट से भी किसी मौजूदा विधायक को टिकट दिया जा सकता है। सहारनपुर सीट पर भी मौजूदा विधायक का नाम चर्चा में है, जबकि बिजनौर सीट पर संगठन का कोई पदाधिकारी चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह मेरठ में भी किसी विधायक पर आलाकमान भरोसा जता सकता है। वहीं गाजियाबाद से साहित्य जगत से जुड़े बड़े व्यक्ति को मैदान में उतारा जा सकता है। बाराबंकी सीट से पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत को टिकट देने की चर्चा है, जबकि देवरिया सीट से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का नाम आगे चल रहा है। इसी तरह धौरहरा से मंत्री जितिन प्रसाद फिर से सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि श्रावस्ती से जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा रेस में दिखाई दे रहे हैं। बहराइच सीट पर पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर को लेकर चर्चा गर्म है। वहीं राकेश सचान को कानपुर देहात या फतेहपुर से टिकट देने की बात हो रही है। बांदा में भी किसी मंत्री या मौजूदा विधायक को उतारने की खबरें जोर पकड़ रही हैं। कुशीनगर से कांग्रेस छोड़कर आए आरपीएन सिंह को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जबकि भदोही में किसी विधायक को टिकट देने की खबर सामने आ रही है।
मथुरा सीट पर श्रीकांत शर्मा को भाजपा प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जबकि प्रयागराज से किसी मंत्री या फिर सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम रेस में है। इसी तरह हाथरस से किसी मौजूदा विधायक को टिकट देने की चर्चा है, जबकि बदायूं सीट से पार्टी के ही किसी विधायक को लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। जौनपुर में खेल मंत्री गिरीश यादव को पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। हमीरपुर से किसी एमएलसी को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है और फूलपुर से भी किसी विधायक पर भरोसा जताया जा सकता है। यानी पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक भाजपा बड़ी रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव में उतरना चाहती है, क्योंकि 2019 में भाजपा गठबंधन का जो सफर 64 सीटों पर थम गया था, उसे सभी 80 सीटों तक लेकर जाना है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मिशन 2024 के लिए बसपा एक बार फिर पुरानी रणनीति पर लौट आई है। एक तरफ संगठन को मजबूत करने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ कैडर कैंप आयोजित होने वाले हैं। पार्टी ने प्रदेश भर में 17,000 से ज्यादा कैडर कैंप आयोजित करने का खाका खींचा है। माना जा रहा है कि अगर एक कैंप में 500 लोग भी जुड़ते हैं तो पार्टी की पहुंच 1 करोड़ लोगों तक हो जाती है, जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। दो 2024 का लोकसभा चुनाव किसी के लिए इतिहास बनाने का मौका लेकर आएगा, तो किसी के लिए भविष्य बचाने का रास्ता खोलेगा। इस चुनाव में सबसे बड़ी परीक्षा मायावती की होने वाली है, जिन्हें यह साबित करना होगा कि उनकी रणनीति में अभी भी दम बाकी है। लोकसभा चुनाव के लिए मायावती भले लाइमलाइट में न दिख रही हों, लेकिन जमीन पर उनकी ब्लू आर्मी मोर्चा संभाल चुकी है। बसपा सुप्रीमो के निर्देश पर सभी विधानसभा सीटों के बूथ स्तर के पदाधिकारी का रिव्यू किया जा रहा है। जहां भी पार्टी कमजोर दिख रही है, वहां सक्रिय कार्यकर्ता को जगह दी जा रही है। बूथ स्तर पर काम खत्म करने के बाद अगला लक्ष्य सेक्टर या जोन वाइज कैडर कैंप आयोजित करने का है। हम लोग प्रत्येक विधानसभा में जो बूथ लेवल के हमारे पदाधिकारी हैं, उनको हम लोग रिव्यू करने का काम कर रहे हैं। उनमें जो निष्क्रिय कार्यकर्ता, उनकी जगह पर नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जोड़ने के बाद हम लोग फिर अगस्त के बाद हम लोग फिर सेक्टर वाइज या जोन वाइज हम लोग जो है उनका कैडर करने का काम करेंगे। बसपा का लक्ष्य यूपी की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का है, ताकि अगर विपक्षी खेमे से प्रधानमंत्री की दावेदारी करने वाली स्थिति पैदा हो तो मायावती का नाम भी आगे बढ़ाया जा सके। इसी लक्ष्य के साथ बसपा दलित वर्ग के वोटरों को नए नारे के साथ जोड़ने निकल पड़ी है। हम लोग भी सेक्टर वाइज या जोन वाइज हम लोग जो है उनका कैडर करने का काम करेंगे और कैडर करके उन्हें तैयार करेंगे, जिससे 2024 से चुनाव हो तो चुनाव में बीएसपी अधिक से अधिक सीटें जीते और आदरणीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। बसपा का पूरा जोर कैडर को मजबूत करने का है। आने वाले दिनों में जब कैडर कैंप की बैठक होगी तो सेक्टर कमेटी के पदाधिकारियों को विशेष रूप से बुलाया जाएगा। अब तक जो योजना है उसके हिसाब से प्रदेश भर में लगभग 17,000 कैडर कैंप होंगे और एक एक कैंप में 500 से 600 लोगों के शामिल होने का फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है। यानी पार्टी लाखों लोगों तक, लाखों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों तक जो बसपा का मिशन है, जो 2024 को लेकर किन मुद्दों को लेकर पार्टी मैदान में जाएगी, क्या रणनीति होगी, संदेश को पहुंचाएगी और उनके माध्यम से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी अपनी चुनावी जमीन तैयार करेगी। जिस तरह भाजपा और सपा की कोशिश बूथ स्तर पर मजबूत होने की है, उसी तरह बसपा की भी पूरी नजर बूथ मैनेजमेंट पर है। जिस सेक्टर को मजबूत करने की बात कही जा रही है, उसमें 10 से 12 बूथ आते हैं और प्रदेश में करीब 1.25 लाख बूथ हैं। यानी बसपा का लक्ष्य करीब 17,000 कैडर कैंप आयोजित करने का है। अगर एक कैंप में 500 लोग भी आते हैं तो पार्टी 85 लाख से लेकर 1 करोड़ लोगों तक पहुंच सकती है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। आज लखनऊ से बेहद चुभने वाली खबर आई, जहां लोगों की मौजूदगी में कोर्ट रूम के भीतर पेशी पर पहुंचे गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। हालांकि शूटआउट को अंजाम देने वाले विजय यादव को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब तक उसे गिरफ्तार किया जाता 2 सिपाही और 1 बच्चे भी घायल हो चुके थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर्ट रूम में किस तरह फायरिंग हो रही थी। घटना के बाद विपक्ष ने एक बार फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो वहीं सीएम योगी के आदेश पर तुरंत एसआईटी का गठन हुआ, जिसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर सौंप दी।
यहाँ पर ये अपराधी ये इसने गोली मारी है, इस आदमी ने गोली मारी है। शोर, हंगामा, विरोध और गुस्सा। जिस अदालत से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की टिप्पणी होती है, जिस अदालत में खड़ा होने भर से अपराधी खुद को लाचार समझने लगता है और जिस अदालत को सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, जब वहीं पर दिन दहाड़े हत्या हो जाए तो सवाल चुभने वाले हो जाते हैं। कोर्ट के भीतर देखिए, कोर्ट के भीतर पहुंच गए और कोर्ट रूम के भीतर, ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। अभी तक कोर्ट के भीतर होती थी, आज कोर्ट रूम के भीतर है। ये संजीव जीवा के खून के निशान है। कुख्यात अपराधी माफिया डॉन संजीव जीवा के खून के निशान है। यहाँ उसको गोली मारी गई थी। खून से लथपथ पूरा कोर्ट परिसर है, पूरा कोर्ट परिसर खून से लथपथ है। यहाँ कागज फैले हुए हैं और अंदर पुलिस बैठी हुई है। सभी लोग यहाँ से भाग चुके हैं जान बचाने के लिए, जिस तरह से गोलियां चली हैं। ये लखनऊ के कैसरबाग की वही कचहरी है जहां कोर्ट रूम के भीतर दिन दहाड़े लोगों की भीड़ के बीच पेशी पर आए एक गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गैंगस्टर की हत्या करने वाले ने गोलियां ऐसे चलाईं कि एक बच्ची और 2 सिपाही भी घायल हो गए। हालांकि बाद में गोली चलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक पता चला है कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। बाकी डिटेल हम लोग पता कर रहे हैं, अभी बाकी क्लियर नहीं है। अभी कुछ भी डिटेल नहीं है हमारे पास, जब होगा तो हम आपको क्लियर। सर क्या कोर्ट रूम में गोली चली? कोर्ट रूम में गोली चली। जिस बदमाश ने संजीव जीवा की हत्या की उसका नाम विजय यादव है। विजय जौनपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि विजय यादव मुख्तार गैंग का बदमाश है और जिस संजीव जीवा की हत्या के मकसद से वो कोर्ट में पहुंचा था, वो संजीव जीवा भाजपा नेता ब्रह्मदत्त हत्याकांड का आरोपी है। एक संजीव उर्फ जीवा, उनको गोली मारी गई और उनको मृत घोषित किया गया है। और जो एक और बच्ची थी वहाँ पर, लगभग 8 से 10 साल की बच्ची थी, उसको भी चोट लगी है उसकी और वो KGMU में भेजी गई है। उसका चिन्हीकरण करके उसको पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और उसकी भी सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। सवाल ये उठ रहा है कि जब कचहरी में ही हथियार पहुंच सकता है, तब दूसरे जगहों की हालत क्या होगी। शूटर विजय यादव वकील की ड्रेस पहनकर ही कोर्ट रूम में दाखिल हुआ था और जैसे ही कोर्ट रूम के भीतर शूट आउट की खबर आई, सियासत भी गर्मा गई। अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। कहीं महिलाएं और बेटियां हैं तो वो लखनऊ में है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। हर दिन हमें खबरें मिलती हैं। अब मैं अगर खबरें ये वो हैं जो दिखा सकते हैं आपको, आज की अगर हम दिखाएं पूरे लखनऊ की या पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें, क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा करती है? क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं? क्या ये लोग टिफिन लेकर के निकले हैं? क्या इनको जिले जिले में लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं नहीं पता लग रही? क्या लॉ एंड ऑर्डर है? घटना इतनी बड़ी है कि हर कोई इस पर सवाल उठा रहा है। मायावती ने भी ट्वीट किया, लखनऊ कोर्ट परिसर में आज हुए सनसनीखेज गोलीकांड में खुलेआम हुई हत्या यूपी में कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में सरकार के लिए बड़ी चुनौती। ऐसी घटनाओं से आम जनता में काफी दहशत। सरकार सख्त कदम उठाए, बीएसपी की ये मांग। दिन दहाड़े न्यायालय परिसर में लखनऊ में एक कुख्यात अपराधी की नृशंस हत्या हुई है। वही लखनऊ का परिसर जो कुछ दिन पहले जहां वकील अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, वहीं मालूम था कि एक अपराधी लाया जा रहा है, कुख्यात अपराधी है, जिसमें पता चल रहा है, तो कहां थी सुरक्षा? सरकार को भी इस घटना की गंभीरता का एहसास है। यही वजह है कि घटना के 3 घंटे के भीतर ही SIT का गठन कर दिया गया। ये SIT मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गठित हुई, जिसमें 3 सदस्य हैं। CM ने 1 हफ्ते के भीतर इसकी जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। करेगा, उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। कोर्ट में जिसकी गोली मारकर हत्या हुई वो बेशक आपराधिक प्रवृत्ति का था, लेकिन कोर्ट रूम के भीतर अगर ऐसी हत्याएं होने लगे तो सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े होते हैं,
क्योंकि इससे पहले भी अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या पुलिस वालों की मौजूदगी में कर दी गई थी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। और अब बात कुश्ती के उन पहलवानों की जो जनवरी के महीने से ही ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हैं। आज इन पहलवानों की केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात हुई। 6 घंटे तक चली ये मुलाकात इस विवाद को खत्म करने की बड़ी सूत्रधार बन सकती है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि बैठक सकारात्मक रही और कई मुद्दों पर सहमति बनी। हालांकि खिलाड़ियों ने फिर से दोहराया कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती वो अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। जनवरी से चल रहा कुश्ती के पहलवानों का कानूनी दंगल खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ गया है। लंबे इंतजार के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया। 6 घंटे तक हर एक मुद्दे पर बारीकी से बात हुई और ये तय हुआ कि 15 जून तक दिल्ली पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर देगी। रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। यानी अब इंतजार 15 जून तक का है, क्योंकि 15 जून तक ही जांच भी पूरी हो सकती है। खिलाड़ियों ने बताया कि उन पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें भी वापस करने की मांग सरकार की तरफ से मान ली गई है। हालांकि खिलाड़ियों ने साफ कहा कि उनका प्रदर्शन सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं किया। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदर्शन फिर से शुरू हो जाएगा। सरकार ने हमें बोला कि 15 तारीख तक जो पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है उसको तेजी से 15 तारीख तक हम 15 तारीख तक का समय दीजिए और हम उसको पूरा कर देंगे। और यही कि भाई बच्चों की जो लड़कियां हैं, जो प्रोटेस्ट में जो लड़के हैं, उनकी सुरक्षा की बात है, वो सरकार जिम्मेवारी लेगी। और जो चीज़ें क्या नाम है, जो 28 तारीख को जो घटना हुई थी, जो लड़कियों को सड़क पे पुलिस के द्वारा जिस तरह से रोंदा गया था, तो उस पे जो एफआईआर दर्ज भी हमारे ऊपर हुई है, तो उन्होंने बोला कि भाई वो एफआईआर भी हम वापस ले लेंगे। अब तक पुलिस और सरकार जांच रिपोर्ट के इंतजार की बात कह रहे थे तो पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। हालांकि अब समाधान का रास्ता नजर आने लगा है, क्योंकि 15 जून तक पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बिल्कुल जो हमारे जो सरोखा पंचायत थी और जो रेसलर लड़की बच्चियां हैं, बजरंग पूनिया है, विनेश है, साक्षी मलिक है, इनकी सपोर्ट के लिए पंचायत थी। और हमारे पंचायत में जो 6 फैसले लिए गए हैं सरोखाप में, पहला तो वे ब्रजभूषण का गिरफ्तार करके जो है गिरफ्तार किया जाए। बीते कुछ दिनों तक पहलवानों का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। किसान और खाप संगठनों ने 9 जून से आंदोलन का ऐलान तक कर दिया था, लेकिन हालात को देखते हुए आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इशारा साफ है कि अगर 15 जून तक इस मामले का समाधान नहीं निकला तो लड़ाई नए सिरे से शुरू हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो बहरहाल बात तो चुभेगी में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।